हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सी टेट, यूपी टेट और कई टेट एग्ज़ाम्स जो हैं आने वाले हैं नवंबर और दिसंबर में। तो जो हमारा पेपर सेकंड होता है, इसमें पेपर सेकंड जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज़ कहें। तो उसमें जो ये सब्जेक्ट है वो आपका कम से कम 40 मार्क्स का रहता है कंटेंट वाला पार्ट, 20 मार्क्स का पेडागोजी वाला पार्ट रहता है। तो पेडागोजी वाले पार्ट तो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, अभी कुछ क्लासेस हुई हैं, वो बीच बीच में आती रहेंगी। और बाकी जो कंटेंट वाला पार्ट है वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ख़ास क्या रहेगा, हम चैप्टर वाइज थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हर चैप्टर के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे, जिससे कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसके थ्रू सॉल्व हो पाएंगी क्वेश्चंस के थ्रू। क्योंकि कंटेंट तो आप पढ़ लेते हैं, जब तक प्रैक्टिस क्वेश्चन ना करें तब तक तैयारी अधूरी रहती है। तो ये फॉर्मेट पूरा रहेगा हमारा तैयारी का। और ये जो सीरीज़ है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगी सी टेट के लिए, क्योंकि सी टेट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। एनसीईआरटी पर आधारित नोट्स रहेंगे ये, और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेंगे। बाइलिंगुअल हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप दोनों को ही सुविधा रहेगी। और बाकी की बात करें जैसे यूपी टेट का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो 3 सब्जेक्ट्स तो आप यहाँ से कवर कर लेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। सी टेट में तो बस ये इन्हीं में से आता है, लेकिन यूपी टेट में और भी चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर वगैरह, एग्रीकल्चर, होम साइंस वगैरह में से भी आता है यूपी टेट में। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आप इसी सीरीज से कंप्लीट करें। बाकी अगर मेरे पास टाइम थोड़ा सा रहता है तो मैं यूपी टेट का भी यूपी टेट के हिसाब से ही करा दूँगी। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप यहीं से कर सकते हैं। बात करें अगर यू टेट की, तो यू टेट में आपका 10th स्टैंडर्ड तक का कंटेंट आता है, जबकि ये मैं कराने वाली हूँ 6, 7, 8 का। तो 6, 7, 8 का कंटेंट आप यहाँ से प्रिपेयर करें, बाकी आप बुक से कर सकते हैं। बाकी टेट एग्ज़ाम्स की भी ऐसी ही है सिचुएशन की, जिसमें 6 to 8 का आता है वो कंटेंट आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियर चीज़ें बता दी हैं, ऐसा ना हो कि आप ये सोच कर बैठे रहें कि यही वाली सीरीज़ सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सी टेट के लिए तो ये कंप्लीट सीरीज़ है, कंप्लीट पैकेज रहेगा, लेकिन यूपी टेट के लिए कुछ % ही ये रहेगा। जैसे कि यूपी टेट में 8 सब्जेक्ट से आता है टोटल, और ये मैं 3 सब्जेक्ट्स इसमें कवर कराऊंगी। बाकी के लिए टाइम रहेगा तो मैं कवर करा दूंगी, बाकी का भी, उद्यान वगैरह भी आता है उसमें। और बाकी रही बात उसकी यू टेट या फिर अदर टेट्स की, तो 6 to 8 का अगर आता है तो ये बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज़ एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी वो आपको अलग से ही तैयार करनी पड़ेगी। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ और शुरू करते हैं नए जोश के साथ। तो अगर ये आप सीरीज़ रेगुलर फॉलो करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगी, और शॉर्ट नोट्स बनाते रहें साथ साथ, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आप क्विक रिवीजन कर पाएँ। तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। तो क्लास काफ़ी लंबी रहने वाली है आज की, क्योंकि ये जो टॉपिक है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं इसमें। सोलर सिस्टम के बारे में है, प्लैनेट्स के बारे में है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं, और कोशिश रहेगी कि एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर कराए जाएँ। अब क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, लगभग आपके 80 डेज़ बचे होंगे, 70 to 80 डेज़ बचे हैं, तो इसमें आपको कुछ स्पीड से ही सिलेबस को कवर करना होगा, साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, और शुरुआत कर लेते हैं इस चीज़ से कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ को, क्या क्या सेलेस्टियल बॉडीज़ अवेलेबल हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि द सन, अर्थ, मून, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। तो ये टाइटल मैंने इंग्लिश में ही लिए हैं, लेकिन हमारा जो आगे कंटेंट रहने वाला है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश में, तो बेफिक्र रहें आप। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगर बात करें हम सनसेट के टाइम की, जब सूर्य अस्त होता है उस टाइम पर आपने कभी जो स्काई है उसको नोटिस किया है, वो कैसा दिखता है? तो आसमान को आपने नोटिस किया होगा, और जब आप छोटे होंगे जब आपने ज़्यादा नोटिस किया होगा
बड़े होने के बाद तो एडवेंचर्स जो है इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, मतलब उत्सुकता इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि हम सब कुछ जान जाते हैं जब तक। तो बचपन में काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि मतलब क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। तो हम उस वक्त क्या नोटिस करते हैं, जैसे जैसे सूरज छिपता है और मतलब अंधेरा होने लगता है, तो आपने देखा होगा पहले 2-4 तारे आपको दिखेंगे, फिर धीरे धीरे वो तारों की संख्या बढ़ती जाती है। और आपने अक्सर ऐसा भी किया होगा कि तारे आपने काउंट करने शुरू करे होंगे स्टार्टिंग में, कि जैसे आप काउंट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो आप गिन लेते हैं 1 2 3 4, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है फिर उनको गिनना मुश्किल हो जाता है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ ऐसा ही जो है आपको नज़ारा देखने को मिलता है फिर आसमान का। तो फिर इनको आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनगिनत संख्या में दिखाई देते हैं आपको। तो कहने को तो सूर्य अस्त होता है, लेकिन सूर्य अस्त नहीं होता है। वो सूर्य अस्त हमें इसलिए दिखता है क्योंकि हमारी पृथ्वी मूव कर रही होती है। इसके बारे में आगे जानेंगे और चैप्टर के ख़त्म होने तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो हमारी अर्थ है और जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, होल यूनिवर्स है, वो हम फुल ऑफ वंडर है, आश्चर्य से भरा हुआ है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और कई भी चीज़ें, एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड्स। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। उल्का पिंड बोलते हैं जिसे आप। तो उल्का पिंड पत्थरों के टुकड़े से होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं। तो सूर्य कुछ ऐसा होता है, आग का एक गोला है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, और ये है हमारे प्लैनेट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं और जो कि हमें काफ़ी आश्चर्यचकित करती हैं कि आखिर इसकी संरचना हुई कैसे है, मतलब कैसा है हमारा ब्रह्मांड। तो और चीज़ें देख लेते हैं इसमें। तो देखो, जो रात में जो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं आसमान में, वो चाहे तारे हों, चाहे वो चंद्रमा हो, या फिर और चीज़ें हों, जो ये तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं आपको। तो रात के समय में जो आपको चमकीले तारे और चांद वगैरह दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। और इसके अलावा जो चंद्रमा है उसका जो आकार है बदलता रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी तो वो आपको बिल्कुल पतला दिखेगा, बिल्कुल पतला दिखेगा, फिर अब थोड़ा वो उसका साइज़ बढ़ता जाता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो फुल मून आपको दिखता है। इसके बारे में अभी जानेंगे। तो अभी सवाल ये है कि हम उन्हें दिन के समय क्यों नहीं देख पाते हैं। आपने देखा होगा कि चांद जो है आप दिन में नहीं देख सकते, रात में ही देख सकते हैं। ऐसे ही तारे भी आप दिन में नहीं देख सकते, रात में ही देख सकते हैं। तो उसका क्या कारण है? उसका एक कारण है, जो सूर्य है, सूर्य की जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अब आप अगर ज़्यादा रोशनी वाली चीज़ में कम रोशनी वाली चीज़ रखेंगे तो कम रोशनी वाली चीज़ की रोशनी का आपको एहसास भी नहीं होगा, और जो ज़्यादा रोशनी वाली चीज़ है वो ज़्यादा चमकेगी। जैसे आप कमरे में ही एग्जांपल करके देखें, मान लो आपने टॉर्च जला रखी है, उसकी हल्की सी लाइट है, अगर आप उसे अंधेरे में देखेंगे तो वो मतलब आपको टॉर्च की लाइट भी काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। लेकिन अगर आप मेन जो लाइट है आपकी, ज़्यादा रोशनी वाली लाइट है, उसको जला देंगे तो टॉर्च की लाइट का आपको पता एहसास भी नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे सौरमंडल में भी। तो सूर्य की तेज़ रोशनी होती है दिन में, इसी वजह से हम चंद्रमा को या फिर तारों को नहीं देख पाते हैं दिन में। और इसके अलावा देखो, जो अभी हमने बात करी थी, जो आसमान में जो चीज़ें हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं वो दिन के समय हो या फिर रात के समय हो। जैसे कि सूरज जो है दिन में चमकता है और तारे या फिर चंद्रमा रात को दिखता है। तो जो भी आसमान में चीज़ें आप देखते हैं, इन सभी को हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, और हिंदी में कहेंगे खगोलीय पिंड। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट है। आपको जो भी वर्ड समझ में ना आए वो हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको सही लगे वो आप देख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इसमें एक चीज़ रह गई है कि चंद्रमा का आकार जो है बदलता रहता है। इसको भी एक बार समझ लेते हैं। आपने चंद्रमा को देखा होगा, वो आपको कभी तो आपको बहुत ही वो छोटा सा दिखेगा, मतलब बहुत पतला सा दिखेगा, और कभी कभी आपको वो बिल्कुल फुल दिखेगा, जैसे कि इसमें दिख रहा है, कभी कभी ऐसा फुल दिखेगा। और
जब ये चंद्रमा ऐसा होता है तो आप उसे देख नहीं पाते हैं, वो गायब हो जाता है। ऐसा होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन देखना कभी चंद्रमा को, आपको आसमान में दिखाई नहीं देगा वो। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो गया आसमान से, बात ये है कि सूर्य मतलब जो प्रकाश है उस पर नहीं पड़ रहा है, या फिर हमारी वो पृथ्वी के सामने हमें दिख नहीं रहा है, मतलब प्रकाश की वजह से वो हमें दिख नहीं रहा है। तो क्या होता है, तो हम उसे देख नहीं पाते हैं, कुछ इस तरह का दिखता है। और फिर देखो जो पूर्णिमा के दिन है वो ऐसा दिखता है ये चांद, तो इसको हम कहते हैं फुल मून। फुल मून मतलब पूर्णिमा। तो ऐसा महीने में एक बार होता है। और जो न्यू मून वाली कंडीशन है, जिस दिन अमावस्या होती है, ऐसी भी कंडीशन मंथ में एक बार आती है। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू मून किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि अमावस्या को कहते हैं। अमावस्या को ही कहा जाता है न्यू मून, फुल मून पूर्णिमा। तो ध्यान रखेंगे। अब देखो जो चंद्रमा है उसके कुछ फेसेस होते हैं। कुछ फेसेस कैसे होते हैं, अब जैसे आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हमारी पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है चंद्रमा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो क्या होता है उससे, जो पार्ट रोशनी में रहता है और सामने हमें दिखाई देता है चंद्रमा का, वो क्या होता है, वो होता है फुल मून। लेकिन जो पार्ट चंद्रमा का सूर्य के सामने से हमें नहीं दिखता है, वो होता है न्यू मून वाली कंडीशन, जो कि आप इसमें देख रहे हैं। अब देखो जैसे चंद्रमा, देखो मान लो यहाँ पर पृथ्वी है बीच में, क्योंकि बीच में पृथ्वी होगी तभी तो उसका चक्कर लगाएगा ये। अब जैसे ये मूवमेंट कर रहा है पृथ्वी का इस तरह से, तो ये फेसेस उसके तब देखने को मिलते हैं हमें। तो न्यू मून वाली कंडीशन होती है अमावस्या के दिन। उसके बाद इस तरह से आपको चंद्रमा बढ़ता हुआ दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा। तो ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह का, फिर एक टाइम पर ऐसा दिखेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको फुल मून दिखेगा और चांदनी चांदनी बिखरी होती है, जो हम कहते हैं कि चांदनी बिखरी हुई है। लेकिन वो चंद्रमा की रोशनी नहीं होती है, वो रोशनी जो है रिफ्लेक्ट होती है उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है रोशनी। तो लेकिन हमें महसूस होता है कि वो चंद्रमा की रोशनी है, लेकिन वो रोशनी चंद्रमा की नहीं होती है। तो कुछ इस तरह के फेसेस आपको देखने को मिलेंगे चंद्रमा के। तो फुल मून के बाद फिर से कम होना स्टार्ट होता है, मतलब वो हमें दिखाई ऐसा देता है, कम ज़्यादा नहीं होता है, वो प्रकाश के कारण हमें इसका यही वाला भाग दिखाई देता है। तो प्रकाश जहाँ पर पड़ता है वही वाला भाग हमें दिखाई देता है, बाकी जो पार्ट है इसका अंधेरे में रह जाता है। और एक और ख़ास बात कि इसका हमें सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है, क्योंकि अभी आगे देखेंगे। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी हम और चीज़ें देख लेते हैं फ़िलहाल। तो देखो अभी कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। अब जैसे हमने क्या देखा कि जो आसमान में जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो सभी क्या होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, मतलब खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब वो चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो या फिर तारे हों, वो सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब होता क्या है, कुछ का साइज़ बड़ा भी होगा, कुछ का छोटा भी होगा। तो कुछ जो साइज़ में बड़े होते हैं, कुछ गर्म भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल है सूर्य। तो ये काफ़ी बड़ा भी है साइज़ में और गर्म भी है, और इसे आग का गोला कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी गर्म गैसों से बना हुआ है। इसी वजह से इसका तापमान जो है बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, और इसका जो है अपनी गर्मी और रोशनी खुद की ही होती है। जैसे जो हमारी पृथ्वी है, हमारी खुद की रोशनी और गर्मी नहीं है। सूर्य जब निकलता है, आपने देखा होगा, तभी हमें गर्मी मिलती है, और तभी कह सकते हैं कि रोशनी भी हमें तभी मिलती है। जब सूर्य के सामने से पृथ्वी हट जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो हम पूरी तरह से डिपेंड हैं सूर्य पर, रोशनी के लिए भी और हीट के लिए भी, मतलब गर्मी के लिए भी। तो इसका एक एग्जांपल सूर्य ही है। तो सूर्य जो है इसी क्वालिटी की वजह से एक तारा कहा जाता है, क्योंकि वो गर्म भी है और चमकता भी है।
तो इसलिए इसको तारा कहा जाता है। तो अभी सवाल ये आता है कि जो और तारे हैं फिर वो सूर्य की तरह क्यों नहीं चमकते हैं, मतलब इतने चमकदार क्यों नहीं हैं, सूर्य क्यों इतना चमकदार है? तो उसका कारण है डिस्टेंस, मतलब दूरी, पृथ्वी से तारों की दूरी। तो जो तारा पास में है वो हमें बड़ा दिखाई देता है और जो तारा दूर है वो हमें छोटा दिखाई देगा। तो और उसी वजह से देखो गर्मी भी उनकी महसूस नहीं होती है। मान लो कि आपने आग जलाई अपने पास में, ठंड में आपने देखा होगा कि आप आग जलाते हैं गर्मी पाने के लिए। तो आप अगर आग के पास में बैठेंगे तो मतलब आपको अगर हाथ सेकने होते हैं उसमें तो उसके पास जाना होता है, आग के पास। तो क्या होता है, आग के पास जब आप बैठे होंगे तो वहाँ पर देखो रोशनी भी आएगी आपको और वहाँ पर आपको गर्मी भी महसूस होगी। लेकिन वही आग अगर आप दूर जलाएंगे तो ना तो आपको गर्मी महसूस होगी और ना ही वो रोशनी उतनी आ पाएगी। दूर से मतलब जैसे दूर आपने आग जला दी तो क्या आप यहाँ पर काफ़ी दूर बैठे हैं अगर 100 मीटर की दूरी पर, तो क्या आप अपने पास वाले इंसान का चेहरा देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप आग के सामने बैठे होंगे तो एक दूसरे का चेहरा आप देख पाएंगे। तो इस तरह से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे ही होता है तारों के साथ भी। जो तारा हमारी पृथ्वी के पास में है यानी कि सूर्य, उसका जो है हमें प्रकाश भी मिलता है, उससे हमें गर्मी भी मिलती है और वो हमें साइज़ में बड़ा भी दिखता है। लेकिन जो तारे पृथ्वी से काफ़ी दूर हैं, हो सकता है वो साइज़ में बड़े भी हों लेकिन फिर भी वो हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो दूरी पे होते हैं और उनकी गर्मी भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। एक और एग्जांपल इसका देख सकते हैं, जैसे कि एरोप्लेन आपने देखा होगा। एरोप्लेन जब जब बहुत दूरी पर होता है तो बिल्कुल चिड़िया के जैसा लगता है, वो छोटा सा एकदम। और लेकिन जब पास में होता है तो उसकी आवाज़ से भी आप डर जाते हैं, मतलब काफ़ी पास, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रहा है और साइज़ भी बड़ा दिखता है। तो ऐसा ही होता है जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनके साथ भी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब देखो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशन होता है हिंदी में नक्षत्र मंडल। अब नक्षत्र मंडल क्या है? आपने देखो तारे के बारे में हमने जान लिया, तारे जो हैं हमारे आसमान में जो टिमटिमाते रहते हैं, तो ये तारे जो है मिलकर कुछ एक पैटर्न बनाते हैं। मतलब इत्तेफाक कहें कुछ भी कहें, जैसे कि मान लो पास पास में कई सारे तारे हो गए तो क्या होता है, एक अलग सी संरचना बन जाती है, अलग सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो लोग जो है अपने आप ही जो है थोड़ा सा गैस कर लेते हैं कि ये किस चीज़ की संरचना है। ये होगा, आपने बचपन में खूब किया होगा ये चीज़। हम तारों के अकॉर्डिंग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि देखो जो ये तो हाथी का स्ट्रक्चर बन गया या फिर देखो ये तो घोड़े का स्ट्रक्चर बन गया, कुछ इस तरह से बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो ऐसे ही तारों का एक समूह होता है जो कि विभिन्न पैटर्न बनाते हैं, ये कहलाते हैं नक्षत्र मंडल। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो एक तो एग्जाम्पल है हमारे पास उर्सा मेजर का। उर्सा मेजर में क्या है, देखो ये 7 तारे मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। देखो एक तारा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये पूरे 7 मिलकर अगर आप इन्हें जोड़ें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको हिंदी में कहते हैं सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल। अब तो इसका ऐसे ही इसके आसपास और तारे जैसे मिल जाते हैं तो कुछ इस तरह का हम स्ट्रक्चर इसका मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं एक तरह से। तो इसको बिग बियर भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हम एक स्ट्रक्चर जो है एक अपने माइंड में बना लेते हैं इनका, तो इसी को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल देखें अगर हम ओरियन दी हंटर। देखो ये जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाता है तारों से, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये तारे मिलकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हम ये लाइन खींचकर कैसे बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। तो हम ये मान लेते हैं ये इसका ऊपर का धड़ होगा और ये नीचे इसका टांगों वाला पार्ट होगा और फिर बाकी संरचना बाकी तारों की हेल्प से हम मतलब गेस कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो बनते हैं उनको हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। ऐसे आपको बहुत से पैटर्न आपको दिख जाएंगे आसमान में और अगर आप टेलीस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो और अच्छे से दिख जाएंगे, लेकिन वैसे भी आपको दिख जाएंगे काफ़ी। तो इसमें काफ़ी फेमस जो है वो सप्तऋषि मंडल ही है।
और इसके बारे में आपने पहले से ही सुना होगा। तो बाकी देख लेते हैं इसमें। इसको मैं हटा देती हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए। फिर है सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्रों में से एक सप्तऋषि है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है ये। और प्राचीन काल में लोग रात में तारों की सहायता से दिशा निर्धारित करते थे। अब देखो दिन में तो दिशा जो है हम पता लगा सकते हैं सूरज की वजह से, कि सूरज जिधर से उग रहा है उधर पूर्व दिशा होगी और जिधर छिप रहा है उधर पश्चिम दिशा होगी। लेकिन रात में अगर हमें दिशा का पता लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो रात में हम पता लगाते हैं, जो उत्तरी तारा होता है, उत्तर दिशा में एक तारा होता है जिसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। तो ये हमें उत्तर दिशा को बताता है, जो उत्तरी ध्रुव तारा होता है। आपने देखा होगा सप्तऋषि मंडल जो होता है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, 7 तारे जो एक साथ होते हैं, इनके ही एक सीध में एक तारा होता है काफ़ी चमकीला, उसको हम कहते हैं ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा के हिसाब से ही हम पता लगाते हैं डायरेक्शन का। तो ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा बताता है, और उत्तर दिशा के हिसाब से ही फिर हम अदर दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। मान लो जैसे यहाँ पर ध्रुव तारा है और हमें डायरेक्शन पता करनी है, कौन सी? पूर्व डायरेक्शन। तो इसके इधर अगर जाएंगे तो पूर्व दिशा हो जाएगी, इसके इधर जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगी। जैसे कि हम मैप में बनाते हैं, इसके नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारे दक्षिण। तो नॉर्थ इधर ही होता है ना, तो इसी हिसाब से हम क्या होगा डायरेक्शन का पता लगाते हैं रात के समय में, उत्तर जो ध्रुव तारा होता है उसके हिसाब से। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सप्तऋषि आप देख रहे हैं, 7 तारे। तो ये जो 7 तारे हैं, इसके जो नीचे वाले जो ये वाले तारे होते हैं, इसकी सीध में एक तारा होता है चमकीला सा ब्राइट तारा, इसको ही कहते हैं हम ध्रुव तारा, पोल स्टार कहते हैं इंग्लिश में। तो यही होता है ध्रुव तारा, और इसके हिसाब से ही हम पता लगाते हैं डायरेक्शन का। तो देखो इसका जो इधर वाला हिस्सा होगा, इधर हो जाएगी ईस्ट डायरेक्शन, और इसका जो लेफ्ट वाला होगा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन। इसी तरह से हम डायरेक्शन का इससे पता लगाते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। तो हम नक्षत्र मंडल की ही बात कर रहे हैं अभी। तो कुछ खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। तो देखो अभी तो कुछ खगोलीय पिंडों की हमने बात करी कि जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, तो वो क्या कहलाता है? तारे। और कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। ऐसे ही एज इट इज़ स्टेटमेंट दे दी जाती है सीटेट के एग्ज़ाम में, और पूछ लिया जाता है सही है कि नहीं है। तो कुछ खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तो वे और होता क्या है कि वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। जैसे कि सूर्य तो एक तारा है। अब सूर्य जो है बाकी ग्रहों को जो है रोशनी देता है, तो जो ग्रह हैं वो तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। तो ग्रहों के पास अपना ना तो रोशनी होती है, ना अपना प्रकाश होता है, तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारी पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और वो सूर्य की सहायता से ही गर्मी प्राप्त करती है और प्रकाश भी। फिर बात करें अगर ग्रह जो शब्द है, ये ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से बना है। प्लेनेटाई का मतलब होता है भटकना या घूमना। घूमना या भटकना से हम ले सकते हैं। अब क्योंकि जो प्लैनेट हैं ये भी घूमते रहते हैं, क्योंकि सूर्य है यहाँ पर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, एक ही ऑर्बिट में लगाते हैं, एक ही ऑर्बिट में, ऐसे एक एक कक्षा में, यहाँ दूसरा होगा। तो इस तरह से घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, एक तरह से ये भी कह सकते हैं हम। तो इसीलिए ये शब्द जो है प्लेनेटाई से आया है, क्योंकि इसका मतलब होता है घूमना या फिर भटकना। पृथ्वी जो है एक ग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, मतलब सैटेलाइट है। सैटेलाइट के बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी ध्यान रखना बस कि जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है, और ग्रह की क्या स्पेशलिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ग्रह जो होगा वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। और अब देखो बात की जा रही है कि जो मून है, जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी का उपग्रह है।
अब जब मान लो कि पृथ्वी तो यहाँ पे चक्कर लगा रही है, इस वाली कक्षा में चक्कर लगा रही है, तो अब जब चंद्रमा चक्कर लगाएगा पृथ्वी का तो वो कैसे लगाएगा, वो कुछ इस तरह से लगाएगा। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। उपग्रह जो है ये नेचुरल है, मून किसी ने बनाया नहीं है, नेचुरल ग्रह है। तो ये नेचुरल उपग्रह भी हम इसे कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह भी कहते हैं चंद्रमा को। इसी तरह और भी कई ग्रह हैं जो मिलकर सौरमंडल का निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं, या चंद्रमा है, चंद्रमा जैसे और भी उपग्रह हैं, ऐसे ही ग्रह उपग्रह है, इस तरह के चीज़ें मिलकर जो हैं सौरमंडल का निर्माण करती हैं। और ये काफ़ी संख्या में हो सकती हैं, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है और इस पर रिसर्च आए दिन चलती रहती है। तो सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं। सूर्य और जो उसका परिवार है सौरमंडल कहा जाता है। अब सूर्य का कौन सा परिवार है, सूर्य का देखो यही परिवार है जिसमें कि ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, यही है सूर्य का परिवार और इसी को कहा जाता है सौरमंडल, जो कि आप देख रहे हैं डायग्राम में। जो सूर्य है बिल्कुल केंद्र में होता है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच में रहता है सूर्य, और इसके चारों ओर इस तरह से जो हैं ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी इनमें से एक है, ये रही हमारी पृथ्वी, और ये चक्कर इस तरह से लगाते रहते हैं इसके चारों ओर। सूर्य 8 ग्रह हैं टोटल, और उपग्रह तो पता नहीं कितने हैं, उपग्रह की तो बहुत संख्या है। और कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हैं जिन्हें जो हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट आपने सुनी होगी, अभी आगे भी हम चर्चा करेंगे इसकी। और इसके अलावा उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड भी होते हैं। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आप देख रहे होंगे आसपास तारे भी दिख रहे हैं आपको, मीटियोरॉइड्स भी दिख रहे हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट भी दिख रही है आपको। ये छोटे छोटे ग्रह, ये जो काली सी पट्टी आप देख रहे हैं ये बेल्ट है ग्रहों की, तो छोटे छोटे इसमें आपको ग्रह दिखेंगे, मतलब छोटे छोटे जो है पत्थर के टुकड़े दिखेंगे। फिर देखो बात करेंगे हम प्लैनेट्स पर, चल रहे हैं हम धीरे धीरे प्लैनेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जो प्लैनेट हैं हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें 4 तो हमारे इनर प्लैनेट हैं और 4 हैं आउटर प्लैनेट। मतलब 4 तो हमारे आंतरिक ग्रह हैं और 4 हमारे बाहरी ग्रह हैं। देखो हिंदी में भी देख लें आप, ये रहा यहाँ पर, हिंदी में भी देखें और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। तो देखो आंतरिक ग्रह कौन से हैं, आंतरिक हैं हमारे जो हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर आते हैं। ये बेल्ट है हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। और इस बेल्ट के अंदर वाले जो प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट हैं ये सभी कहलाते हैं इनर प्लैनेट। और एक और क्वालिटी है इनकी, ये सभी जो है चट्टानों से बने हैं, रॉक से बने हैं, इन पर आप मतलब खड़े हो सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी भी इन्हीं में से एक है, तो पृथ्वी पर आप रहते हैं, क्योंकि ये चट्टानी ग्रह है इसलिए आप इस पर रहते हैं। तो और एक और ख़ास बात है इनमें कि ये सबसे ज़्यादा करीब हैं सूर्य के। आप देख रहे होंगे ये वाले जो प्लैनेट्स हैं ये दूर हैं, लेकिन ये वाले जो प्लैनेट्स हैं सूर्य के निकट हैं ये, क्योंकि ये सूर्य है तो सूर्य के पास में ये वाले ग्रह हैं। और इसके अलावा देखो आउटर प्लैनेट्स की बात करें, जो बाहरी ग्रह हैं, ये बहुत ज़्यादा दूर हैं सूर्य से, और ये बने हैं गैसेस से और लिक्विड से। और इनके जो अंदर है वैसा एनवायरनमेंट नहीं है जैसा कि हमारी पृथ्वी पर है या और आंतरिक ग्रहों पर है। तो ये गैसों से बने हैं, गैसों से और लिक्विड से बने हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हिंदी में कहें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वैसे आपको इसको नेपच्यून और यूरेनस ही मिलेंगे, वैसे ट्रांसलेशन करते हैं ना वो इंग्लिश का सीटेट में, तो ट्रांसलेशन करके वो यूरेनस और नेपच्यून ही लिखा आता है, लेकिन अरुण वरुण अगर लिखा है तो आप ध्यान रख सकते हैं इसका। और इनर प्लैनेट में होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो ये खास जानकारी थी, इन पर भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हिंदी में भी देख सकते हैं आप, सूरज के बहुत करीब हैं आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह सूर्य से दूर हैं।
अब देखो ये हमने बात अभी कर ली है कि सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है, सूर्य बिल्कुल बीच में है, बाकी जो सारे ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी गर्म गैसों से बना हुआ है ये। इसका जो है ऊष्मा और प्रकाश जो है, ये ऊष्मा और प्रकाश का परम स्रोत है। बाकी ग्रहों को भी ये ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है, इसमें हमारी पृथ्वी भी आती है। और अगर बात करें, आपने देखा होगा इसमें डायग्राम में मैंने दिखाया था कि ये जो सूर्य के चारों ओर ये जो ग्रह घूम रहे हैं, ये जो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या रास्ता नहीं भटकते हैं? क्या इसी डायरेक्शन में इस तरह से घूमते रहते हैं? ये हमेशा ऐसे ही घूमते रहते हैं? क्या ये इधर उधर नहीं जाते होंगे? जैसे ये यहाँ पर है जुपिटर, तो क्या ये यहाँ पर नहीं जा सकता? तो बिल्कुल नहीं, नहीं जा सकता। और क्यों नहीं जा सकता, इसका एक रीज़न है। अब ये जो है सूर्य एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है प्रदान करता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, इसी तरह से ये भी एक खींचने वाला बल प्रदान करता है ग्रहों को, जिसकी वजह से ग्रह इससे दूर नहीं जा पाते और ना ही रास्ता भटकते हैं। तो जो उनकी कक्षा है, जो उनका ऑर्बिट बना हुआ है, जो उनकी जगह बनी हुई है कि भाई तुमको इसी रास्ते पर चलना है, तो वो उसी में ही घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उसी में चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि सौरमंडल को बांधे रखता है। तो सूर्य जो है सौरमंडल को बांधे रखता है, बीच में सूर्य रहता है और इसके आसपास जो है ग्रह इस तरह से घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और इसका जो फोर्स होता है उसके वजह से ये इससे अलग भी नहीं हो पाते हैं सूर्य से। अब जो हमारा सबसे नज़दीकी तारा है, यह पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखो, कहने को तो ये सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक का तारा है, तभी हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इसकी जो दूरी है पृथ्वी से वो है 15 करोड़ किलोमीटर। तो पास में है, फिर भी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। तो ये क्रम से हैं, आप इन्हें क्रम से देख सकते हैं, क्रम अभी हमने देखा भी था। सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अब इनको याद कैसे करें। याद करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी, क्योंकि 8 हैं तो क्रम से याद रहते नहीं हैं अक्सर लोगों को। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो है एनसीईआरटी में भी ये ट्रिक दी हुई है। तो ये है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है ये है हमारे प्लैनेट का स्टार्टिंग का लेटर। तो इससे आप याद रख सकते हैं। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको सीक्वेंस इनका याद रहेगा, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य के सेकंड निकटतम कौन है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, कोई सा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसके लिए क्रम याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रह जो है अपने निश्चित पथों में चलते हैं, उन्हें कक्षाओं के रूप में जाना जाता है। देखो, मैंने भी बताया था कि जो प्लैनेट हैं अपने एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही तरह से ये घूमते रहते हैं, अपना एक फिक्स इनका रास्ता है, उसी में ये चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उन्हीं वो जो रास्ते हैं उनके, वही जो पथ हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट्स और हिंदी में कहते हैं कक्षा। तो सुना होगा आपने कि ये ग्रह अपनी कक्षा में है। ये सैटेलाइट के बारे में भी सुना होगा, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, तो इस तरह से सुना होगा आपने। फिर है अलग अलग ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में अलग अलग समय लेते हैं। इसका मतलब है कि जैसे मान लो 8 ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ, तो 8 का अपना अलग अलग टाइम है उनके उसका चक्कर पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम में सारे ग्रह चक्कर पूरा करेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी जो है 365 दिन लगाती है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, जो कि हमारा 1 साल होता है। ऐसे ही बाकी ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है सबका।
जो पास में होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो उसको कम टाइम लगेगा चक्कर लगाने में, लेकिन जो दूर होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी कक्षा बड़ी हो जाएगी। मान लो देखो सूरज है, सूरज के पास में जो ग्रह है उसकी कक्षा तो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन जो सूरज के दूर है उसकी कक्षा तो इतनी बड़ी हो गई ना, तो उसको तो चक्कर लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा इतना लंबा राउंड पूरा करने में। तो ऐसे ही इनका टाइम पीरियड जो है अलग अलग होता है सभी का। अब इसी के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह जो है कितना टाइम लेता है एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का, और कितना टाइम लेता है वो अपनी एक्सिस पर घूमने का। एक्सिस पर घूमना क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा हमारी जो पृथ्वी है एक दिन में अपना चक्कर पूरा लगाती है, तो वो क्या होता है जैसे कि भाई मान लो वो अपनी धुरी पर जो घूम रही है, वो यहीं पर घूमे जा रही है गोल 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 गोल, अपनी धुरी पर घूमे जा रही है गोल 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 गोल, तो उसको हम कहते हैं अक्ष पर घूमना। लेकिन अगर वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये सूर्य होगा, अगर मान लो सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो उसको हम कहते हैं क्या, परिक्रमा। और उसमें कितना टाइम जाता है, ये दोनों चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मरकरी यानी बुध की। बुध सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य का, और ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 88 दिन लगाता है, 88 दिन ये लेता है, और अक्ष पर घूमने में कितने दिन लगाता है, 59। इसके बाद आता है शुक्र। ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 265 दिन में पूरा करता है, 255 डेज में पूरा करता है, और वहीं अपने जो अक्ष पर घूमता है ये चक्कर पूरा करता है 243 दिनों में। बात करेंगे पृथ्वी की, तो पृथ्वी का तो आप जानते ही होंगे 365 दिन, और 6 आवर्स में इसका एक सूर्य का चक्कर पूरा होता है, 6 आवर्स लिखे नहीं है। और जो अक्ष पर घूमता है वो एक दिन में, वो एक दिन लगता है। और इसके नंबर ऑफ मून्स की बात करें, मतलब जो उपग्रह हैं इसके, उपग्रह जो हैं, उपग्रह है एक जो कि चंद्रमा कहलाता है। चंद्रमा भी कह सकते हैं, उपग्रह भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। फिर बात आती है मार्स की यानी मंगल की। तो मंगल का जो सन के अराउंड जो चक्कर होता है वो पूरा होता है 687 डेज में, और एक चक्कर अपना जो पूरा करता है ये एक दिन में ही पूरा करता है, मतलब पृथ्वी के बराबर रहता है इसका एक दिन का, मतलब अपना चक्कर जो लगाता है ये अपना जो एक पूरा करता है अक्ष पर चक्कर। और इसके जो चंद्रमाओं की संख्या है वो है 2। एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप, दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि देखो ये तो पास वाला ग्रह है सूर्य के, फिर ये इनकी दूरी बढ़ रही है तो इनके दिनों की संख्या भी बढ़ रही है, इनके चक्कर पूरा करने की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि सूर्य से इनकी दूरी बढ़ती जा रही है तो फिर इनके डेज भी बढ़ेंगे। अब बात आती है जुपिटर यानी बृहस्पति की। बृहस्पति पूरी करता है एक परिक्रमा सूर्य की 11 सालों में, 11 साल और 11 महीने, मतलब लगभग 12 साल मान सकते हैं हम। और अपना जो चक्कर पूरा करता है वो करता है 9 घंटे और 56 मिनट में। इसके चंद्रमाओं की बात करें तो 79 है, 79 चंद्रमा है इसके। इसके बाद आता है शनि मतलब सैटर्न। इसका जो मतलब सूर्य के चारों ओर का चक्कर है 29 सालों में 5 महीनों में पूरा होता है। अपने अक्ष पर ये टाइम लेता है 10 घंटे और 40 मिनट का। इसके चंद्रमाओं की संख्या है 82। देखो इसको क्लियर कर लेना, इस वाले फैक्ट को। पहले चंद्रमा थे 62 शनि के, लेकिन अभी 20 और नए खोजे गए हैं और ये लास्ट ईयर ही खोजे गए हैं। तो अभी इसके चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई है, 82 हो गई है। मतलब कि पहले बृहस्पति से कम थे इसके चंद्रमा, लेकिन अब बृहस्पति से ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी रिसेंट में अगर हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके पास है, शनि के पास है। तो 82 चंद्रमा है शनि के पास सबसे ज़्यादा। फिर बात आएंगे यूरेनस की, अरुण भी कहते हैं हिंदी में। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 84 सालों का, और अपना जो ये चक्कर पूरा करता है वो करता है 17 साल 14 मिनट में। तो देखो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, जैसे कि हम दूर जाते जा रहे हैं सूर्य से, तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है इनका ग्रहों का चक्कर का।
फिर इसके मून की बात करें तो ये है 27। फिर नेपच्यून आता है। नेपच्यून 164 सालों में पूरा करता है एक चक्कर सूर्य का, और लेकिन अपना जो चक्कर पूरा करता है ये करता है 16 घंटे और 7 मिनट में। और इसके चंद्रमाओं की संख्या बात करें तो 14 होती है, 14। तो ये बात कर ली हमने प्लैनेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लिए हमने, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो एक बार और रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो इसको प्लैनेट्स को भी देख लेते हैं एक बार डायग्राम में, तो काफ़ी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अभी हमने बात करी थी प्लैनेट्स की, देखो इस तरह से दूरी जैसे बढ़ी तो इनका जो सूर्य का चक्कर लगाने का टाइम पीरियड है वो भी बढ़ा। देखो ये तो पास में है, इनको तो कम टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे इन ग्रहों की तरफ जाएंगे तो इनको टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी कक्षा काफ़ी बड़ी हो जाती है। और देखो ये जो 4 ग्रह हैं इसके पास एक बेल्ट मिलती है, ये वाली बेल्ट देख रहे होंगे आप, छोटे छोटे जो हैं टुकड़े से आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स, एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं इसे। और ये जो है ये भी पूछा जाता है कि किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। इसके अलावा एक और बेल्ट होती है जो कि होती है ये वाली, जो कि सारे ग्रहों के बाद आती है। सारे जो ग्रह हैं हमारे 8 के 8 ग्रह हैं, उसके बाद ये बेल्ट आती है और इसको हम कहते हैं कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया है आपको। अब ग्रहों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उनको जान लेते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, फिर भी यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो मतलब ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है लेकिन फिर भी गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि हम कहेंगे कि इनका जो है ना ये चीज़ें डिपेंड करती हैं एनवायरनमेंट पे, क्योंकि इनके पास जो है वो एनवायरनमेंट नहीं है जैसा कि पृथ्वी के पास एनवायरनमेंट है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे गर्म हवाएं आती हैं, मतलब गर्म जो गैसें आती हैं, वो हमारे यहाँ पर जो क्या है ओजोन की एक लेयर होती है और एक वायुमंडल बना हुआ है हमारा, तो वो क्या करती है ओजोन लेयर वो बाहर नहीं जाने देती है। जो टेम्परेचर हमारे अर्थ के अंदर आ जाता है उसको बाहर नहीं जाने देती है आसानी से। इस तरह से क्या होता है, हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मतलब बैलेंस बना रहता है, अर्थ के टेम्परेचर का बैलेंस बना रहता है, जिससे कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और ऐसा और ग्रहों पर नहीं होता है, या तो कोई ग्रह सबसे ठंडे रहेंगे या तो फिर गर्म रहेंगे, तो कोई टेम्परेचर का कोई हिसाब नहीं होता है सही से, कोई एनवायरनमेंट नहीं होता है, इसी वजह से वहाँ पर लाइफ भी संभव नहीं होती है। तो शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। और जुड़वा क्यों माना जाता है, तो ये आकार के मामले में जो है पृथ्वी के जैसा ही है, इसीलिए पृथ्वी का जो है जुड़वा कहा जाता है। मतलब साइज और शेप के मामले में जो है ये पृथ्वी के बिल्कुल इक्वल है, इसलिए इसको जुड़वा माना जाता है पृथ्वी का। तो पूछा जा सकता है कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा है। अब इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को बोना ग्रह घोषित किया। तो प्लूटो भी पहले ग्रह की कैटेगरी में आता था, पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, इसने इसको बोना ग्रह घोषित किया। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये बाकी ग्रहों की कक्षा को काटता था, और जबकि जो ग्रह होते हैं वो दूसरों की कक्षा में एंटर नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और मान लो ये प्लूटो है, अब प्लूटो ये जा रहा है और इसको इसने मतलब दूसरे ग्रह को काट दिया इसने इस तरह से, या कैसे भी काट दिया, डिटेल में तो इसमें समझ नहीं आएगा, मतलब जो भी है दूसरे ग्रह की कक्षा में ही एंटर हो गया। कहने का मतलब ये है दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता था, इसलिए इसको बोना ग्रह घोषित कर दिया। तो ये प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर हो गया। और ये जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ये कौन है? ये होती है जो कि भाई रिसर्च करती है इस पर ब्रह्मांड में क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, और इसके बारे में हमें अपडेट्स मिलती रहती हैं इसी के थ्रू। तो ये संस्था है जो कि ये काम करती है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर वलय हैं। ये भी पूछा जाता है कि किसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों ओर।
तो ये जो है, ये जो रिंग्स है एक तरह से वो हम कह सकते हैं मलबे की ये रिंग होती है, मतलब वही जिस तरह से ये एस्टेरॉयड वगैरह होते हैं इस तरह से ही इनकी भी एक रिंग बनी होती है। तो इसीलिए इनके चारों तरफ ये वलय पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि उन्हें शक्तिशाली दूरबीन की मदद से पृथ्वी से देखा जा सकता है। अगर आपके पास कोई दूरबीन है, मतलब दूर से आप देखना चाहते हैं उन्हें, टेलीस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हैं, तो आपको वो दिख जाएंगे। प्लैनेट वाले उसमें भी देख सकते हैं आप, ये आप देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं इनको ही कहते हैं वलय। तो 3 ग्रहों के चारों तरफ पाए जाते हैं ये, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है अर्थ की। तो अर्थ जो है हमारा प्लैनेट है और सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है। लोकेशन अगर देखें तो ये रहा, फर्स्ट है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, तो ये रहा तीसरा सूर्य के निकट। और आकार में जो है ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में 5वां है ये। जैसे कि 4 तो ये वाले गैसीय ग्रह हो गए, 1 2 3 4, ये 4 तो ये बड़े हो गए, 5वां है हमारा अर्थ। तो 5वां ग्रह है ये आकार में। और ध्रुवों पर ये थोड़ा चपटा है, ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है। मान लो कि ऐसे कुछ हमने शेप बनाई इसकी ऐसे, तो ये ध्रुवों पर थोड़ा चपटा ऐसा मिलेगा आपको, दबा हुआ हिस्सा मिलेगा ये। जबकि जो साइड वाला पार्ट है ये थोड़ा उभरा हुआ है, कुछ इस तरह का उभरा हुआ है। लेकिन जो ध्रुवों का पार्ट है ये ध्रुव होते हैं, ये यहाँ पर नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसका चपटा होता है, थोड़ा दबा हुआ। तो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, भू आभ कहा जाता है। इसको जियोइड शेप कहा जाता है, ये जो चपटी हुई है और यहाँ से उभरी हुई है। तो पृथ्वी जो है सपोर्ट करती है लाइफ को, जो जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, हवा पानी वगैरह जो और जो एनवायरनमेंट होता है वो जो चाहिए वो सभी मिलता है पृथ्वी पर। ये ज़्यादा ना तो गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है, इसी वजह से ये जीवन के लिए अनुकूल है और इसीलिए इस पर लाइफ संभव है। और पानी हवा है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी की वजह से पेड़ पौधे भी इस पर मिलते हैं जो कि हमारा पेट भरने के लिए काम आते हैं, जो हमारे भोजन के काम आते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की ये सब क्वालिटीज़ होने की वजह से ही इस पर जीवन संभव है और हम लोग इस पर रह रहे हैं। अब जियोइड शेप की बात करें तो जो मैंने बताया था ध्रुवों से चपटी है, एग्जैक्ट ऐसी तो नहीं होगी, लेकिन ये तो बस समझाने के लिए दिया हुआ है इस तरह का डायग्राम। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा चपटा होगा पृथ्वी का। ऑरेंज अगर आपके पास है तो ऑरेंज से आप मैच करके देख सकते हैं, जैसे ऑरेंज का वो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा चपटा रहता है और साइड से थोड़ा उभरा हुआ रहता है। तो ये लगभग हमारी पृथ्वी की शेप जो है वो ऐसी ही रहती है और जियोइड शेप बोलते हैं इसे। तो जियोइड में पूछा जाता है अक्सर कि मतलब जियोइड में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब क्या विशेषताएं हैं जियोइड शेप की। तो वो ये आप बता सकते हैं कि ध्रुवों के पास चपटा और साइड से जो है उभरा हुआ। तो अब देखो बात करेंगे हम मून की, चंद्रमा की। चंद्रमा अभी हमने बात करी थी, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह होते हैं जो कि ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, तो ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और खगोलीय पिंड की कैटेगरी में तो आता ही है, जो भी आसमान में चमकने वाली चीज़ें हैं सब खगोलीय पिंड में आती हैं। तो ग्रहों के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं वही उपग्रह कहलाते हैं। और इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब जो इसका डायमीटर है वो सिर्फ 1/4 है पृथ्वी का। और यह हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है जब इतना छोटा है तो पृथ्वी से। तो इसका मतलब इसका अर्थ ये है कि जो मतलब इसकी जो दूरी है पृथ्वी से काफ़ी बाकी खगोलीय पिंडों की तुलना में कम दूरी पर है ये। तो ये पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है।
जैसे कि जो सूर्य की दूरी है वो लगभग 15 करोड़ थी, वो करोड़ों में थी, ये लाख में है, इसलिए ये थोड़ा हमें बड़ा दिखाई देता है। और चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लगते हैं। अभी हमने पीछे बात करी थी कि जो ये चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ये सेम टाइम लेता है चक्कर लगाने में पृथ्वी का, और अपनी धुरी पर घूमने में भी। अब जैसे ये अपनी धुरी पर घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, एक ही धुरी पर जो घूम रहा है ये, इस पर घूमने में भी, इसको चक्कर लगाने में भी इसको 27 दिन लग रहे हैं। लेकिन जो पृथ्वी के चारों ओर ये घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर, उसमें भी इसको 27 दिन ही लग रहे हैं। तो इक्वल है, समान, सॉरी इक्वल है इसका टाइम घूमने का भी, और मतलब परिक्रमा का भी, और एक्सिस पर घूमने का भी। और इसी का रीज़न है कि हम जो है चंद्रमा का केवल एक ही फेस देख पाते हैं, एक ही जो है साइड इसका देख पाते हैं। जो आप साइड देख रहे हैं इसमें पिक्चर में दाग धब्बों वाला, यही साइड हम इसका देखते हैं हमेशा। हमेशा आप नोटिस करेंगे यही साइड हम देख पाएंगे, और उसका रीज़न यही है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आया था सीटेट में कि क्या रीज़न है कि मतलब हम इसका एक ही फेस देख पाते हैं चंद्रमा का। तो इसका रीज़न यही है कि चंद्रमा जो है अपनी एक्सिस पर भी 27 दिनों में चक्कर पूरा करता है, और पृथ्वी का चक्कर भी 27 दिनों में ही पूरा करता है। तो दोनों टाइम एक समान होने के कारण क्या होता है, हम उसका सिर्फ एक ही फेस देख पाते हैं। आप दो चीज़ों को एक साथ घुमाइए और बिल्कुल एक ही टाइम लीजिए, कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं ट्राई करके। तो अगर आप दिखाएंगे तो क्या होगा, जब वो दोनों चीज़ें फेस टू फेस आएंगी तो उनको एक ही अपनी साइड दिखेगी। जब वो एक ही टाइम में चक्कर पूरा करेंगे तो उनको एक ही साइड अपनी दिखेगी, और हमेशा ऐसा ही होगा कि वो एक ही साइड एक दूसरे की देख पाएंगे। ऐसा ही होता है चंद्रमा के केस में भी। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप इसको। देखो, सन के अराउंड पृथ्वी घूम रही है इस ऑर्बिट में, इस कक्षा में, और अर्थ जो है, अब अर्थ यहाँ पर है, तो अर्थ जो है, अर्थ के चारों ओर चंद्रमा भी घूम रहा है, साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी ये घूम रहा है। तो कई सारे मूवमेंट्स जो है एक ही टाइम में हो रहे हैं इसमें। अब बात ये आती है कि चांद, भाई चांद पर भी सरफेस है, उस पर सतह है, तो हम चांद पर क्यों नहीं रहते हैं। तो बात वही आती है कि भाई वो कंडीशंस नहीं है जैसे कि पृथ्वी पर कंडीशंस मिलती हैं जीवन जीने के लिए, वैसी कंडीशंस हमें चांद पर नहीं मिलती हैं। ना तो वहाँ पर पानी है, ना ही हवा है, ना ही एनवायरनमेंट है। और एक चीज़ और कि हमें चंद्रमा की सतह पर छाया क्यों दिखाई देती है। छाया जिसे आप गड्ढे वो बोलते हैं, सॉरी दाग बोलते हैं ना जिसे, उसकी बात हो रही है कि चंद्रमा पर हमें छाया क्यों दिखाई देती है। तो ये दिखाई देती है हमें कि चंद्रमा की सतह पर जो है ना, पहाड़ हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, जिसके कारण हमें इसकी छाया दिखाई देती है। तो वो जो पर्वत, पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं, वही हमें दिखाई देते हैं छाया के रूप में, वो दाग धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। अब देखो, मैंने बात करी थी कि जो चंद्रमा है वो सैटेलाइट है किसका, अर्थ का सैटेलाइट है। तो अर्थ का सैटेलाइट है। अब चंद्रमा को तो हमने बनाकर नहीं भेजा था, चंद्रमा नेचुरली है, एनवायरनमेंट में पहले से ही उपस्थित था, लेकिन फिर भी वो एक सैटेलाइट है। अब कुछ सैटेलाइट आपने सुनी होंगी, सैटेलाइट लॉन्च की, इसरो ने लॉन्च की, नासा ने लॉन्च की सैटेलाइट, तो इस तरह से आपने सैटेलाइट के बारे में सुना होगा। ऐसी ही सैटेलाइट मून भी है, लेकिन वो अलग क्यों है। मून जो है, मून नेचुरल है, वो जो है चक्कर लगाता रहता है ग्रह के, पृथ्वी के हमारे चक्कर लगाता रहता है। ऐसे ही और भी उपग्रह हैं जो कि दूसरे ग्रहों के चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे कि शनि, जैसे कि बृहस्पति, इनके चक्कर लगाते रहते हैं उपग्रह जो हैं। वैसे ही और उपग्रह होते हैं या सैटेलाइट होती हैं जो कि ह्यूमन मेड होती हैं। अब चंद्रमा को तो हमने नहीं बनाया है, लेकिन ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट होती हैं उनको इंसान ने बनाया है, जो कि ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दी जाती हैं, और वो हमें काफ़ी सारी जो है जानकारी देती रहती हैं वहीं से। उसमें कुछ कैमरास वगैरह हम लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें पिक्चर्स वगैरह भी उसकी मिलती रहती हैं। नहीं तो कल्पना करो कि हमें कैसे पता चलता कि पृथ्वी कैसी दिखती है आसमान से, या फिर चंद्रमा कैसा दिखता है। तो ये सभी जो होता है ये सैटेलाइट के थ्रू ही होता है। तो एक उपग्रह क्या है,
तो उपग्रह होता है आकाशीय पिंड जो कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके बारे में अभी भी हमने बात करी थी। तो जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है उसी को हम कहते हैं उपग्रह। अब वो प्राकृतिक भी हो सकता है और वो मानव निर्मित भी हो सकता है। तो कई अन्य पिंड वस्तुएं उपग्रह हैं जो प्राकृतिक नहीं हैं। अब प्राकृतिक में कौन से आते हैं? प्राकृतिक में आती हैं जो इंसान ने नहीं बनाई हैं, जैसे कि चंद्रमा। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो मानव ने बनाई है, तो उनको हम कहते हैं मानव निर्मित उपग्रह, ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो कि इंसानों ने बनाई है। अभी इसका पिक्चर भी देखेंगे। तो ये क्यों बनाते हैं हम, इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है इसलिए कि जो मौसम की भविष्यवाणी जो आपको पहले पता चल जाता है कि इस वक्त बारिश पड़ेगी, इस दिन बारिश पड़ेगी, या फिर 2 दिनों तक ऐसी बारिश पड़ेगी, तो ये सब किसी वजह से होता है, ये सैटेलाइट की मदद से ही होता है। मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं हम इससे। विभिन्न उद्देश्यों के लिए मनुष्य बाहरी अंतरिक्ष में विभिन्न उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है। मतलब कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि फसलों के बारे में विवरण हमें उससे मिलता है। तो ये जो होता है, मतलब ये कई तरह की होती हैं सैटेलाइट। एक तो होती है हमारे ग्रह के चारों तरफ जो घूमती हैं, तो कई तरह की होती हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती रहती है। दूसरे देशों पे जैसे हमें मतलब नज़र रखनी होती है, उसके लिए भी होती हैं सैटेलाइट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम सैटेलाइट बनाते हैं और स्थापित करते हैं पृथ्वी की कक्षा में। फिर है अंतरिक्ष और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन। और मतलब एक यूज़ और होता है इसका कि अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए हम इसको सैटेलाइट्स को बनाते हैं। और दूसरा क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़, जो खगोलीय पिंड होते हैं आसमान में, जैसे कि सूरज हो गया, तारे हो गए, चंद्रमा हो गया, इनका अध्ययन करने के लिए भी हम इसको लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट को भेजते हैं। तो सैटेलाइट को कैसे भेजा जाता है, ये सवाल आता है। देखो, सैटेलाइट का एक और यूज़ है, संचार में भी इसका यूज़ होता है। जैसे कि वो जो तरंगे जो होती हैं पृथ्वी से जाती हैं और सैटेलाइट से फिर दोबारा पृथ्वी पर आती हैं, अगर हमें दूसरी जगह पर वो पहुंचानी है। जो मोबाइल के नेटवर्क से आप देखते हैं या फिर इंटरनेट के नेटवर्क से जो आपके आते हैं, वो सब इन्हीं की मदद से आते हैं। तो काफ़ी सारे यूज़ होते हैं सैटेलाइट्स के। तो सैटेलाइट जो है कुछ इस तरह से होती हैं, जो मानव ने बनाई होती हैं, ये होती हैं कुछ इस तरह से। इनमें कैमराज वगैरह होते हैं जो कि फ़ोटोज़ वगैरह हमें टाइम पर भेजते रहते हैं पृथ्वी पर। अब देखो, ये जो है सैटेलाइट, इसका भी एक कक्षा बना दी जाती है। मतलब ये उसी कक्षा में अपनी गोल गोल घूमती रहेगी पृथ्वी के चारों ओर। जो भी इसे जानकारी लेनी होगी उससे रिलेटेड इसमें वही ये लगा देते हैं उपकरण वगैरह, जिस पर्पस के लिए बनानी होती है, और फिर ये इस तरह से घूमती रहती है और इन्फॉर्मेशन देती रहती है। तो मानव निर्मित जो उपग्रह है, मतलब ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट है, ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है, मतलब इसको इंसान ने बनाया है। और इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए होती है, जैसे कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, या फिर संचार के लिए हो सकती है, या फिर और जानकारी इकट्ठा करने के लिए हो सकती है। और इसको स्थापित कैसे किया जाता है? इसको स्थापित किया जाता है, एक रॉकेट लेके जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कोई इंसान छोड़ के आता है इस सैटेलाइट को, ये जाती है एक रॉकेट के द्वारा, और ये एक कक्षा में इसको स्थापित कर दिया जाता है, फिर पृथ्वी के ये चक्कर लगाती रहती है। तो अंतरिक्ष में जो कुछ सैटेलाइट हैं उनके नाम हैं जो मुख्य हैं, इनसैट, IRS, एड्यूसैट। तो ये स्थापित की हुई हैं ऑलरेडी। देखो कैसे लॉन्च होती है सैटेलाइट। इस तरह से आपने देखा होगा, जो इसकी जगह होती हैं, जैसे कि इसरो करता है लॉन्च इन्हें। तो ये क्या स्टेट्स हैं जहाँ से ये लॉन्च होती हैं। कुछ इस तरह से रॉकेट जो है ये लेकर जाता है, और रॉकेट जब जाता है ऊपर तो इसको सैटेलाइट जो है इससे अलग हो जाती है, सैटेलाइट अलग हो जाती है। और सैटेलाइट अलग होने के बाद कुछ ऐसी हो जाती है, और ये जो है कक्षा में प्रवेश कर चुकी है। अब ये यहाँ से मूवमेंट करती रहेगी, और जो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी होगी, इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होगी, वो यहाँ से हमें मिलती रहेंगी। तो आपने सुना होगा कि इसका ये वाली सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। तो इस तरह से वो यही होता है, वो जब कक्षा में स्थापित हो जाती है तब उसको सफल माना जाता है। अदरवाइज़ कुछ सैटेलाइट जो है बीच में भी
जो है उनसे नेटवर्क टूट जाता है, जैसा कि हमारे चंद्रयान 2 हुआ था, जो चंद्रमा पर भेजा गया था, लेकिन वो मिशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, इनकम्प्लीट रह गया था। तो ऐसे भी मिशन रहते हैं और ये होता है प्रोसेस इसका। फिर देखो इसके बाद बात करेंगे, हमने सैटेलाइट की बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे हम क्षुद्र ग्रह या फिर उल्कापिंड की। एस्टेरॉइड्स बेल्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ग्रहों के बीच में जो रहती है, तो ये होती है एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये छोटे 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 आपको ग्रह टाइप मिलेंगे, मतलब इनका छोटा आकार रहता है ग्रह से, तो इनको एस्टेरॉइड बोलते हैं। तो सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा और कई छोटे पिंड भी हैं, तो काफ़ी छोटे होते हैं ये, 100-200 किलोमीटर के हो सकते हैं। तो मतलब जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं ये भी, तो इनको एक तो बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? तो चट्टान के बड़े कण होते हैं ये, 100-200 किलोमीटर भी इनकी दूरी हो सकती है, और सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे कि ग्रह लगाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। और वैज्ञानिकों को मानना है कि क्षुद्र ग्रह किसी ग्रह के ऐसे हिस्से हैं जो कई साल पहले फटे थे। तो ये माना जाता है कि ये ग्रहों के ही टुकड़े हैं, जो कि बहुत साल पहले कोई ग्रह फट गए होंगे, उन्हीं के ये टुकड़े बिखर गए, और वही है कि चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के। तो ये तो होते हैं एस्टेरॉइड्स। इसके अलावा बात करेंगे मीटियोरॉइड्स की, जो कि कहलाते हैं उल्कापिंड। आपने अक्सर सुना होगा, जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, मध्यमंडल में आकर जो है उल्कापिंड जल जाते हैं, ये सुना होगा आपने। तो ये जो उल्कापिंड होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, जो सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये आप सोचेंगे। तो उल्कापिंड जो होते हैं ये एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं, ये पत्थर के टुकड़े होते हैं छोटे, और अंतर यही है कि ये मतलब 100-200 किलोमीटर बड़े हो सकते हैं एस्टेरॉइड, लेकिन जो मीटियोरॉइड्स हैं ये आपके थोड़े छोटे होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पृथ्वी के पास आकर गिर जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं और कभी बीच में ही ये टेम्परेचर से जल जाते हैं। एक घर्षण होता है हवा के साथ, हवा के साथ क्या होता है, घर्षण होता है, और मतलब जैसे कि घर्षण होता है तो ये गर्म होकर क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो कभी कभी ये पृथ्वी पर नहीं गिर पाते हैं, और जब कभी थोड़ा बहुत हिस्सा इनका बच जाता है तो वो पृथ्वी पर आकर गिर जाता है, और वहाँ पर गड्ढा हो जाता है जहाँ पर ये गिरता है। तो आपने अक्सर देखा होगा, ये कहा जाता है टूटता हुआ तारा, मतलब तारा टूट रहा है कि विश मांग लो कोई, तो वो टूटता हुआ तारा ना होकर के वो होता है उल्कापिंड। अभी आप यही सोचते आ रहे होंगे अब तक कि भाई वो टूटता हुआ तारा होता है, लेकिन वो तारा टूटा हुआ नहीं होता है, वो एक्चुअली उसमें आग लग जाती है, मतलब घर्षण से वो जलने लगता है, इसलिए वो रोशनी पैदा करता है, मतलब वो जो रोशनी होती है उसकी वो तारे जैसी लगती है हमें, तो इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो ये मीटियोरॉइड्स जो होते हैं इन्हीं को कहते हैं शूटिंग स्टार भी, कोई भी नाम पूछा जा सकता है। अब देखो इनकी पिक्चर देख सकते हैं आप, ये तो होते हैं एस्टेरॉइड, काफ़ी बड़े बड़े मतलब एरिया में हो सकते हैं ये होते हैं छोटे टुकड़े, और ये जब जल जाता है तो कुछ इस तरह का दिखता है, टूटते हुए तारे की तरह। अब देखो ये तो हमने जान लिया प्लैनेट्स के बारे में, एस्टेरॉइड मीटियोरॉइड्स के बारे में। अब जान लेते हैं गैलेक्सी के बारे में। तो गैलेक्सी जो है क्या है, तो ये जो गैलेक्सी है ये लाखों तारों और धूल और गैसों के बादलों का समूह है। ये विभिन्न खगोलीय पिंडों से मिलकर बने हैं। अब जो देखो हमने खगोलीय पिंडों की बात करी है, खगोलीय पिंड में क्या क्या आता है, उसमें सूरज भी आ सकता है, उसमें ग्रह भी आ सकते हैं, उसमें तारे भी आ सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जो खगोलीय पिंड होते हैं। अब ये जो है खगोलीय पिंड काफ़ी सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ये आकाशगंगा बनाते हैं। खगोलीय पिंड ही नहीं बल्कि लाखों तारे होते हैं, इसमें धूल होते हैं, गैस के कण होते हैं, बादलों के समूह होते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आकाशगंगा। तो हमारा जो ग्रह है, जो पृथ्वी है, वो आकाशगंगा का ही एक हिस्सा है, और जिसका नाम है
मिल्की वे, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मिल्की वे और हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। तो हिंदी में हम इसे कहेंगे आकाशगंगा। तो मिल्की वे जो गैलेक्सी होती है, इसमें ही हमारा वो सौर मंडल है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, जिसमें सूर्य है, तारे हैं, उपग्रह हैं, ये सभी जो हैं हमारे मिल्की वे के अंदर एक सौर मंडल है, उसके अंदर ये हमारे ग्रह पाया जाता है। अब जो मिल्की वे है इसका नाम कैसे पड़ा? देखो, जब पुराना टाइम था, पुराने टाइम में आसमान में ये कल्पना की जाती थी कि आसमान में एक नदी तैर रही है, मतलब नदी तैर रही है आसमान में। तो इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया? आकाशगंगा रख दिया, मतलब आकाश की गंगा। तो क्योंकि नदी जैसा लगता था, वाइट वाइट, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे तारों का समूह था और बादलों का समूह था, इसलिए ये वाइट वाइट लगती थी, दूध जैसी, दूध की नदी से कहते थे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा आकाशगंगा। तो लाखों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो जो ये हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, ऐसी आकाशगंगा बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी मिला देंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारा क्या? ब्रह्मांड। तो ये पूरा ब्रह्मांड बन जाता है इतनी काफ़ी सारी आकाशगंगाओं से मिलकर। तो देखो, अब अगर हम इसको देखें, अभी समझ लेते हैं इसको कैसे। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर बात करें कि हम कहाँ पर हैं, तो देखो ये हैं आप या हम, कोई भी हो सकता है हम में से। तो हम जो हैं वो हैं पृथ्वी के अंदर, ये हो गई हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी के अंदर हम ह्यूमन बीइंग रहते हैं। और जो पृथ्वी जैसे जो ग्रह हैं, पृथ्वी है, हमारा सूर्य है, या फिर उपग्रह हैं, चंद्रमा है, उन सब से मिलकर क्या बना है? ये सभी पृथ्वी या और ग्रह मिलकर बनाते हैं सौर मंडल। तो ये सौर मंडल हो गया। सौर मंडल के अंदर क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हम हैं। फिर सौर मंडल से भी बड़ी चीज़ क्या है? सौर मंडल से बड़ी चीज़ है आकाशगंगा, जो कि बहुत सारे सौर मंडल से मिलकर बनी है। तो आकाशगंगा के अंदर जो है बहुत सारे सौर मंडल आपको मिलेंगे, सूर्य और पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह और तारे मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि हमारी पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हों जहाँ पर लोग रहते हों और हमें उसके बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, ऐसे हो सकते हैं। ऐसे सौर मंडल और भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने एलियन सुना होगा, तो एलियन जो हैं वो हो सकता है वो दूसरे ग्रह से ऐसे ही आते हों। और ऐसा होता है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, और भी हो सकते हैं जो कि हमारे अभी पहुँच से बाहर हों। तो ये आकाशगंगा जो है काफ़ी सारे सौर मंडलों से बनी है। और आकाशगंगा से बड़ी चीज़ क्या है? ब्रह्मांड। तो जो ये आकाशगंगाएं, अब देखो सबसे पहले तो हमारी पृथ्वी छोटी सी, छोटी नहीं है वैसे तो, बहुत बड़ी है। अब ये पृथ्वी जो है देखो सौरमंडल का हिस्सा है, ये सौरमंडल हो गया। सौरमंडल में क्या है? तारे भी हो गए, सूर्य भी हो गया, चंद्रमा भी हो गया, ये सभी हो गए। अब ऐसे ऐसे सौरमंडल मिला देंगे हम इसी तरह के, बन गई आकाशगंगा। ये बन गई हमारी आकाशगंगा। अब ऐसी ही आकाशगंगाएं बहुत सारी मिलकर क्या बनाएंगी? ब्रह्मांड का निर्माण करेंगी। तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितने ब्रॉड लेवल पर ये ब्रह्मांड फैला हुआ है, जिसकी रिसर्च अभी भी चल रही है। और मतलब काफ़ी रहस्यमयी, हम रहस्यमयी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें भी पूरी जानकारी इसकी मिली नहीं है। तो ये है आकाशगंगा, कुछ इस तरह की दिखती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नदी जैसी लग रही है ये, सफ़ेद सफ़ेद, और इसी वजह से इसको आकाशगंगा नाम दिया गया। तो ब्रह्मांड का भी यहाँ पर दिया हुआ, देखो ब्रह्मांड टॉपिक है नहीं यहाँ पर डिटेल में, पर अब थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एक कुछ ऐसे विस्फोट हुआ था कुछ सेकंड के अंदर, फिर 3 मिनट पश्चात कुछ ऐसी संरचना दिखी, और फिर ऐसा कुछ ऐसा, और फिर अब जो आप दुनिया देखते हैं वो कुछ इस तरह की दिखती है। ह्यूमन बीइंग जो है वो डेवलप हुए, और कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अब देखो, जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ और चीज़ें बची हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, तो जान लेते हैं। कैमरा हटा देती हूँ मैं, क्योंकि ये हाइड हो रहा है टेक्स्ट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो जो हमारा जो अंतरिक्ष है और जो आकाशीय पिंड है, अभी उनके बारे में हमने जाना, हमें लगा कि बहुत रहस्यमयी है हमारा ब्रह्मांड। तो हम जानकर थोड़े से क्या होते हैं,
मतलब ये सोचते हैं कि भाई अरे और जानो इनके बारे में, और जानो, क्योंकि और हम जानकारी जुटाना चाहते हैं इसके बारे में। तो क्या होता है, जो इस तरह की जानकारी जुटाते हैं और अध्ययन करते हैं, उनका जो पिंड होते हैं, जैसे हमारे ग्रह होते हैं, वो गति करते हैं, इनका जो अध्ययन करते हैं वो कहलाते हैं खगोलविद। हिंदी में खगोलविद और इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमर। तो वो कहलाते हैं एस्ट्रोनॉमर। और अगर बात की जाए सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर कौन थे, तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर हुए आर्यभट्ट। आपने सुना भी होगा। सबसे पहले उन्होंने ही कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी पृथ्वी के बारे में, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि वही पहले एस्ट्रोनॉमर रहे हैं हमारे, जो पृथ्वी के हैं। तो प्रकाश जो है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रकाश जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। तो देखो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी तेज़ गति है इसकी। तो मतलब एक सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर मतलब गति करता है प्रकाश जो है। और फिर भी सूर्य से जो प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी में, उसमें 8 मिनट लग जाते हैं। आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, इसकी दूरी से और इससे प्रकाश की गति से। तो ये है आर्यभट्ट। इसके अलावा और कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि भाई हम देखते हैं कि जैसे चंद्रमा पर कोई पहला व्यक्ति गया, मतलब चंद्रमा पर कोई गया, मतलब सैटेलाइट तो हम भेजते ही हैं, इसके अलावा लोग भी जाते हैं। कुछ इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है सूटेबल नहीं होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो कुछ इस तरह की ये ड्रेसअप करके जाते हैं। तो अगर बात की जाए, सबसे पहला जो चंद्रमा पर व्यक्ति गया था वो गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये गए थे 21 जुलाई 1969 को, 1969 को। तो सबसे पहले कदम रखने वाले ये व्यक्ति बने। और बात अगर की जाए मतलब हमारे भारत से भी कोई गया था क्या, तो बिल्कुल भारत से भी गए थे। भारत से गए थे पहले व्यक्ति राकेश शर्मा। तो ये हैं राकेश शर्मा और ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। पूरा कोर्स हम करने की कोशिश करेंगे सोशल साइंस का, और अच्छे तरीके से, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।